नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। खबरों के पीछे में रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं शहाबुद्दीन की कहानी की। जब हमने शहाबुद्दीन की कहानी शुरू करने का फैसला किया तो मैंने सोचा कहां से शुरू करें, क्योंकि कहानी तो बहुत है, लेकिन शुरुआत कब हुई। यदि आप शहाबुद्दीन की जिंदगी पर गौर करेंगे तो यह सच दिखेगा कि 1990 के पहले शहाबुद्दीन को लोग जानते ही कितना थे। अपराध की दुनिया में भी बड़ा नाम शहाबुद्दीन का नहीं था। जानने वाले जो लोग थे भी वो सिवान के आसपास के ही थे, और तब शहाबुद्दीन भी नहीं कहे जाते थे। जो लोग जानते थे या जो नाम पॉपुलर था वह शहाबू था। साहेब तो बहुत बाद कहा जाने लगा जब शहाबुद्दीन का नाम बहुत बड़ा हो गया। गौर करने की बात है कि शहाबुद्दीन की जन्म तारीख 10 मई 1967 है, 1967। इस तरीके से गौर करें तो 1990 में 1990 में जब वे जिरादेई के एमएलए चुने जाते हैं तो सच ये है, चाहे ये जैसे संभव हुआ, कि शहाबुद्दीन की उम्र मात्र 23 साल थी, 23 ईयर्स, मतलब वे 25 के भी नहीं हुए थे। चुनाव जेल में रहकर ही लड़ा था। कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए ही जेल गए थे। चुनाव निर्दलीय जीता था, फिर पटना आकर मुख्यमंत्री लालू यादव की सरकार को सपोर्ट कर दिया। तब से जो कहानी शुरू हुई वह 2005 तक अंतहीन रही, जब वो गिरफ्तार कर लिए गए, फिर तिहाड़ जेल, और अंत में आपको पता ही है 1 मई 2021 को नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मौत। तो खबरों के पीछे में जब शहाबुद्दीन की कहानी शुरू हो रही है तो मुझे सबसे पहली बात या सबसे पहली घटना जो जेहन में याद आई, बड़ी घटना, वह घटना है 1989 की। देखिए, जेल तो शहाबुद्दीन गए थे तो सिवान के किसी छोटे मोटे केस में पहली बार गए थे। तो 1989 की वो कौन सी घटना जो मेरी जेहन में आया। देखिए, तब क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत किए हुए भी मेरे बहुत दिन नहीं हुए थे। अखबारी दुनिया में मैं आया ही था, और तब के दौर की जब बात हम करते हैं और जिन्हें उस दौर की जानकारी होगी उन्हें इस बात की भी खबर होगी कि तब बाहर की जो बड़ी खबरें होती थी वो एजेंसी से आई करती थी, न्यूज एजेंसी हुआ करती थी। अखबार के दफ्तरों में टेलीप्रिंटर लगे होते थे, टीपी करते थे। जब कोई नई खबर आती तो यह टेलीप्रिंटर टाइपिंग टोन में आवाज करने लगती थी। उस दौर में ब्रेकिंग न्यूज कहे जाने का प्रचलन नहीं था। बहुत बड़ी खबर होने पर टेलीप्रिंटर फ्लैश 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 टाइप करने लगता था। फ्लैश न्यूज की टोन भी अलग होती थी और थोड़ी तेज होती थी सामान्य खबरों से। यह टोन मतलब फ्लैश 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 का जैसे ही बजना शुरू होता टेलीप्रिंटर से, लोग तुरंत टेलीप्रिंटर की ओर भागते न्यूज रूम से, क्योंकि सबों को पता होता कि कोई बड़ी खबर आ रही है। मतलब सभी अलर्ट मोड में आ जाते। जब मैं तारीख याद करता हूं, पन्ने पलटता हूं, तो तारीख निकलती है 2 फरवरी 1989, 1989। सूबे में कांग्रेस की ही हुकूमत थी। भागवत झा आजाद बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। तभी 2 फरवरी 1989 को एक समय पर अखबार के दफ्तर में लगा टेलीप्रिंटर फ्लैश 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 की टोन में आवाज करने लगता है। सभी टेलीप्रिंटर की ओर जाते हैं। खबर आ रही होती है जमशेदपुर से, और ये खबर है कि जमशेदपुर में ट्रिपल मर्डर हो गया है, तिहरा हत्याकांड। वारदात को अंजाम ठीक जुगसलाई थाना के करीब, या यूं कह लीजिए कि टिस्को गेट के पास दिया गया है। मतलब बड़ी वारदात हुई है बिहार में। याद रखिएगा, तब बिहार झारखंड अलग अलग नहीं था।
और जानकारी यह भी दी जाती है कि क्राइम में सोफिस्टिकेटेड वेपन, तब तक AK-47 का प्रचलन नहीं शुरू हुआ था, पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है, ऑटोमेटिक पिस्टल का। अब आगे कुछ मिनटों में खुलासा ये होने लगता है, पूरा न्यूज़ रूम अलर्ट है, कि जमशेदपुर में जो मारे गए हैं उनमें यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदीप मिश्रा भी शामिल है। मतलब कांग्रेस का एक नेता भी मारा गया। और इनके साथ जमशेदपुर का तेजी से डॉन बनकर उभरा माफिया आनंद राव और जनार्दन चौबे भी है। एक तरफा हुई गोलीबारी में सिर्फ प्रदीप मिश्रा का ड्राइवर, मतलब कांग्रेस नेता प्रदीप मिश्रा का ड्राइवर कह ले या बॉडीगार्ड ब्रह्मेश्वर पाठक ही बच गया था। जब यह हत्या हुई तो ये सभी लोग एक एम्बेसडर कार में थे। एम्बेसडर कार प्रदीप मिश्रा की ही थी। तभी इन पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात हुई थी। इस वारदात ने, मतलब 2 फरवरी 1989 की वारदात ने जमशेदपुर को दहला दिया। यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदीप मिश्रा की हत्या की खबर पटना में भी पहुंची और कांग्रेस के भीतर गर्मी बढ़ गई। जमशेदपुर में टाटा प्रबंधन, टिस्को जो मैनेजमेंट है, वह लगातार जमशेदपुर की सड़कों पर खेली जा रही खून की होली से परेशान तो है ही। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि प्रदीप मिश्रा तो सही, कांग्रेस का नेता तो सही, जमशेदपुर का नया नया डॉन बना और वो भी खतरनाक किस्म का, आनंद राव और जनार्दन मिश्रा को मारने की जरूरत किसने की? निश्चित तौर पर यह गैंगवार की बड़ी लड़ाई है। इसका मतलब यह भी है कि आगे भी खून जरूर बहेगा। प्रारंभिक तफ्तीश शुरू होती है और यह बात सामने आ जाती है कि गैंगवार की पूरी लड़ाई तो पहले से चली आ रही ठेका हड़पने की लड़ाई है कि कौन सा ठेका कौन हड़पेगा, किसका वर्चस्व अधिक चलेगा। नाम खुल जाता है। पता चलता है कि प्रदीप मिश्रा के संग आनंद राव और जनार्दन चौबे डॉन को दूसरे माफिया डॉन टाटा का ही वीरेंद्र सिंह टाटा, साहेब सिंह और दशरथ सिंह ने मरवाया है। वजह यह है कि स्वर्ण रेखा की ओर आनंद राव और जनार्दन चौबे का प्रभाव इतना था, दबदबा इतना था कि वह ये वीरेंद्र सिंह टाटा, साहेब सिंह और दशरथ सिंह को फटकने नहीं दे रहा था। मर्डर को अंजाम देने के लिए सुपारी किलर्स बुलाए गए हैं, यह बात भी स्पष्ट होती है। अब तो जमशेदपुर में और बाबेला मच गया होता है। यह कांड जब अंजाम पाया तब तक जमशेदपुर में हिदायत खान का नाम भी खूब चमकने लगता है। FIR दर्ज होती है, जांच शुरू होती है। वीरेंद्र सिंह टाटा, साहेब सिंह और दशरथ सिंह के साथ कई और लोगों का नाम जुड़ने लगता है। रामा सिंह का नाम आया। दिलीप सिंह उर्फ कल्लू सिंह की पहचान पहले ही कर ली गई थी। पारस सिंह और सुनील सिंह का नाम भी खुला। पर जो सबसे चौंकाने वाला नाम था और जो पहली बार इतने बड़े कांड में, ट्रिपल मर्डर में आ रहा था, वह नाम था सिवान के शहाबुद्दीन का। कहा गया कि इस वारदात को, इस शूटआउट को अंजाम शहाबुद्दीन ने ही सिवान से आकर टाटा में दिया था। तो समझिए, तारीख है 2 फरवरी 1989, 1989, और इस तारीख से यदि हम शहाबुद्दीन की जन्म तारीख का मिलान करें, जैसा हमने आपको पहले बताया कि शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 1967 को हुआ था, तो वारदात के दिन शहाबुद्दीन की उम्र 22 साल भी पूरी नहीं हुई थी। मतलब वो 22वें साल में था। खैर, अब शहाबुद्दीन का नाम आ गया तो आ गया। सिवान के शहाबुद्दीन को अब टाटा में, जमशेदपुर में सब जान गया था। चुनाव लड़ने को शहाबुद्दीन जब सिवान जेल में गया और विधायक बन गया, तो पहले सिर्फ सिवान के केस में, जो छोटा मोटा केस था, उसमें कस्टडी लगी थी। पर बाद में जब वे 1990 में विधायक बन गए तो जमशेदपुर की कोर्ट से भी प्रोडक्शन लगा और जाकर वहां जमानत मिलने तक, मतलब बेल मिलने तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन शहाबुद्दीन का यह दावा शुरू से रहा कि टाटा के इस ट्रिपल मर्डर केस में मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। खैर, अब तो पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दिया था, कोर्ट में ट्रायल होना था। लेकिन आपको बता दें, और जब आप क्राइम की खबरें सुनते हैं, जानते हैं,
तो पुलिस की जांच एक अलग चल रही होती है और इसके साथ ही अंडरवर्ल्ड की जांच एक अलग चल रही होती है। अंडरवर्ल्ड में जब कई गैंग होते हैं और एक गैंग की लड़ाई दूसरे गैंग से होती है तो केस मुकदमा में भले ही जिनका नाम लिखा दिया जाए, लेकिन यह पता करने की कोशिश आखिरी वक्त तक होती है कि वारदात के पीछे दिमाग किसका और अंजाम देने वाला शूटर कौन कौन। तो अंडरवर्ल्ड में जांच चल रही है, दोनों गिरोह पता करने में लगे हैं। वीरेंद्र सिंह टाटा, साहेब सिंह और दशरथ सिंह के खिलाफ जितना गिरोह है सब पता करने में लगता है कि यह कैसे संभव हुआ। और अंडरवर्ल्ड में जिस बात का राजफाश होता है वह तो और भयावह होता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि टाटा में अभी और खून बहेगा। आनंद राव और जनार्दन चौबे संग प्रदीप मिश्रा की हत्या की प्लानिंग की पूरी कहानी जब खुली तो सुपारी किलर की बात सच निकली, पर स्वयं शहाबुद्दीन के शामिल होने की बात सामने नहीं आई, जैसा शहाबुद्दीन पहले से लोगों को बता रहे थे। हां, यह बात प्रमाणित हुई और इस बात में सटीकता दिखी कि जिसने आनंद राव, जनार्दन चौबे और प्रदीप मिश्रा को मारा वे सिवान के ही चीते थे। देखिए, चीता कहा जाता था उसमें शूटर्स को टाटा में, जो सुपारी लेकर वारदात को अंजाम देने आए थे। अब ये सुपारी कैसे दी गई, कब दी गई, कितने की दी गई, ये सारी बातें भी खुलनी थी। तो अंडरवर्ल्ड में जो राजफाश हो रहा था वह इस बात की गवाही दे रहा था और सच भी था कि टाटा की लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में वीरेंद्र सिंह टाटा, साहेब सिंह और दशरथ सिंह सब एक ही तो था, लेकिन प्रायोरिटी अलग अलग थी। वीरेंद्र सिंह टाटा और साहेब सिंह की प्रायोरिटी अलग थी, दशरथ सिंह की प्रायोरिटी अलग थी। सिवान के चीतों की खोज और फिर इनसे मर्डर को अंजाम दिलाने की जो प्लानिंग थी वह आपको हम बताने जा रहे हैं। यह आपको और हैरान करेगी जो अंडरवर्ल्ड के खबरी बताते हैं। पुराने खबरी कहते हैं जमशेदपुर के कि तब टाटा में एक लड़का हुआ करता था सुधांशु मोहन। वह आरआईटी का स्टूडेंट था, आरआईटी जिसे अब एनआईटी कहा जाता है, पर इसकी संगत बदमाशों से थी। कई मोस्ट वांटेड जमशेदपुर के बदमाश जो हैं सुधांशु मोहन के हॉस्टल में ही रहा करते थे। इसमें तो एक मेयर भी बना है। तो आगे ये हुआ कि सुधांशु मोहन की शादी तय हुई, बारात गया जिले में आई। इस बारात में टाटा के कई बदमाश भी शामिल हुए, मतलब बाराती बनकर आए। और बारात पक्ष की ओर से, मतलब सुधांशु मोहन की ओर से नाचने के लिए एक बाईजी नर्तकी बुलाई गई। और वो बाईजी जो थी, जो नर्तकी थी, उसके बारे में यह कहा गया या कहा जाता है कि वह टाटा के डॉन दशरथ सिंह की रखैल थी। और इस बाईजी को, मतलब इस नर्तकी को बारात में नाचने के लिए स्वयं दशरथ सिंह ने ही खुशी खुशी भिजवाया था, लेकिन स्वयं नहीं आया था। अब जब सामियाने में, मतलब बारात लग चुकी थी, इसके बाद नाच गान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो सामियाने में जब इस बाईजी ने, बड़ी नामचीन थी, उसने नाचना शुरू किया तो जमशेदपुर से जो बदमाश आए हुए थे सुधांशु मोहन की शादी में, उन सबों ने चमकने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सामियाने में छेद छेद होने लगा। जवाब भी मिला। लड़की पक्ष की ओर से गया के कुछ बदमाश जुटे थे, उन्होंने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। और फिर दोनों पक्ष से इतनी गोलियां चली कि पुलिस पहुंच गई। पुलिस के आने के बाद गोलीबारी बंद हुई। गोलीबारी, देखिए, ये हर्ष फायरिंग ही थी, लेकिन जो लोग गोली चला रहे थे उनमें से कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो गिरफ्तारी हुई उनमें अधिकांश बाराती पक्ष के, मतलब टाटा से आए हुए लोग थे। मतलब कई बदमाश गया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और सबों को गया जेल में डाल दिया गया। इसमें एक मुन्ना भी शामिल था जिसका सिवान कनेक्शन था, मुसलमान ही था।
अब सभी गया जेल चले गए। तो जेल के भीतर पहले से बंद कई बदमाश मिले इन लोगों को, कई ऐसे मिले। अब ये जो जेल गए थे जमशेदपुर वाले सभी पैसे वाले थे, क्योंकि वहां ठेका पट्टी में माल कमाया था। तो जेल के भीतर जिन बदमाशों से मुलाकात हुई, नए बदमाशों से, उनमें से कई ऐसे थे जो इस बात के लिए हर वक्त तैयार थे कि आप मुझे पैसा दो, हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति की कभी भी जाकर हत्या कर देंगे। मतलब सुपारी किलर हैं। और ये जो लड़के मिले जेल के भीतर, इनमें सबसे मजबूत दस्ता जो था वो सिवान का था, सारे के सारे मुसलमान लड़के। तो इन लड़कों के बारे में जानकारी बीरेंद्र सिंह टाटा, साहेब सिंह और दशरथ सिंह को मिली, जो अब भी बाहर थे। और ये गया जेल में बंद अपने लड़कों की खातिरदारी कर रहे थे, अपने साथियों की खातिरदारी कर रहे थे। जब जेल में बंद अपने साथियों ने बीरेंद्र सिंह टाटा, साहेब सिंह और दशरथ सिंह को ये बताया कि यहाँ कुछ ऐसे लड़के हैं जो कहीं भी जाकर हत्या कर सकते हैं, तो इन तीनों ने प्लान किया कि क्यों नहीं इन लड़कों को हायर किया जाए और जमशेदपुर टाटा में जितने भी अपने दुश्मन हैं सबों को ठिकाना लगा दें। बाहर से आकर कोई मारेगा पता भी नहीं चलेगा। तो कहा यह गया कि ठीक है, बात करो, और जो इस गिरोह के लड़के सिवान के चीते बाहर हैं उनसे सौदा करो और कहो कि सभी जमशेदपुर पहुंचे। तो सौदा हो गया। सौदा के बाद सिवान के चीते जमशेदपुर पहुंच गए। शहाबुद्दीन नहीं थे शामिल। टाटा में सबसे अधिक इन चीतों को देखकर, सिवान के जो चीते आए थे उन्हें देखकर दशरथ सिंह ही खुश हुआ था। उसे लग रहा था कि अब क्या, अब तो सब के सब खत्म, पूरा राज सिर्फ हम लोगों का होगा। मतलब दशरथ सिंह, बीरेंद्र सिंह टाटा और साहेब सिंह। दशरथ सिंह ने अपना प्लान बताया। पुराने खबरी कहते हैं कि दशरथ सिंह का प्लान यह था कि देखो, बाकी सबों को छोड़ो, अभी बाकी जो छोटे छोटे हैं या उभर रहे हैं, पहले आनंद राव और चौबे को मारने की प्लानिंग नहीं हुई। दशरथ सिंह ने कहा कि हिदायत खान को ही मरवा देते हैं, क्योंकि हिदायत खान बहुत तेजी से उभर रहा है और आने वाले दिनों में यह सबसे बड़ी चुनौती बनकर हम लोग के सामने आएगा। लेकिन अभी खत्म करा देंगे तो परेशानी नहीं होगी, और अभी खत्म करा देना भी आसान है। दशरथ सिंह का प्लान यह था कि हिदायत खान के साथ कुछ राजपूत लड़के रहते हैं जो इधर भी आते जाते हैं। हिदायत से भी मुलाकात हो जाती है, क्योंकि अभी दुश्मनी तो हुई नहीं है कोई ऐसी। तो राजपूत लड़कों के साथ हिदायत खान से मुलाकात होगी। हिदायत खान का काम सिवान के आए ये चीते समाप्त कर देंगे, मतलब मार देंगे। लेकिन राजपूत लड़कों को नहीं मारा जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। खबरी कहते हैं कि इस प्लान से दशरथ सिंह सहमत था, लेकिन साहेब सिंह को यह प्लान अच्छा नहीं लगा। साहेब सिंह का कहना था कि यदि हिदायत खान को मारेंगे और सिर्फ हिदायत खान को मारेंगे, राजपूत लड़कों को छोड़ देंगे क्योंकि वे राजपूत हैं, तब भी बाद में जो हिदायत के साथी होंगे उन लड़कों को मार देंगे। यह बात ठीक नहीं होगी। तो आपस में ही फूट पड़ गई। दशरथ सिंह का प्लान हिदायत खान को मारो, साहेब सिंह सहमत नहीं। तो इस बीच बीरेंद्र सिंह टाटा ने कहा कि हल हम निकालते हैं। हल ऐसे निकला कि चलिए, सिवान के चीते आए हुए हैं, इन्हें बहुत दिनों तक ऐसे ही बैठाकर रख भी नहीं सकते हैं टाटा में, तो हमारा दुश्मन तो आनंद राव और जनार्दन चौबे भी है, पहले उसे ही खत्म कर देते हैं। साथ में कांग्रेसी नेता प्रदीप मिश्रा भी मारा जाएगा तो हमारा क्या फर्क पड़ता है। तो इस बात पर रजामंदी हो गई कि आनंद राव और जनार्दन चौबे को टपका देना है, प्रदीप मिश्रा भी टपकेगा तो कोई बात नहीं। इसके बाद ही 2 फरवरी 1989 को प्रदीप मिश्रा, आनंद राव और जनार्दन चौबे की हत्या सिवान से आए उन चीतों ने कर दी। लेकिन ये चीते अभी जमशेदपुर छोड़कर गए नहीं, क्योंकि नए नए आए थे, इनकी पहचान कौन करता।
शक शुबा तो बीरेंद्र सिंह टाटा, दशरथ सिंह और साहेब सिंह पर हो रहा था। तो ये लोग कहीं बिल में घुस गए थे, पर ये चीते थे और इनसे सौदा आगे का भी हुआ था, इनसे और भी कांड कराए जाने थे। तो ये चीते जब जमशेदपुर में रहने लगे तो मस्जिद भी जाने लगे, नमाज पढ़ने को जाते, फिर वहाँ कुछ लोकल कनेक्शन भी बनना शुरू हुआ। और इस बातचीत में यह राजफाश हो गया, यह जानकारी हिदायत खान को मिल गई कि ये जो सिवान के चीते हैं, शहाबुद्दीन के चेले चपाटी दिखते हैं, वह तो मुझे ही मारने आया था और दशरथ सिंह ने मुझे ही मरवाने के लिए बुलाया था। तो इस बात को लेकर बहुत तनातनी हो जाती है। हिदायत खान को लगता है कि अरे बाप, यह तो मेरे साथ धोखा हो गया और मैं किसी तरह बच ही गया हूं, क्योंकि इतना सावधान तो मैं था नहीं। और यह वह दौर था जब हिदायत खान का नाम शहाबुद्दीन से भी बड़ा था। तो हिदायत खान को लगता है कि शहाबुद्दीन की ऐसी जुर्रत, तो फिर शहाबुद्दीन और हिदायत खान में रगड़ा हो जाता है और बात बिगड़ती चली जाती है। लेकिन इसी बीच जनता दल के एक बड़े नेता, जो बाद में मंत्री भी बने लालू राबड़ी की सरकार में, वे हिदायत खान और शहाबुद्दीन के बीच समझौता कराते हैं पटना में अपने सरकारी बंगले पर। और कहा यह जाता है कि अब आप लोग दोस्त हैं। शहाबुद्दीन को ट्रिपल मर्डर से कोई वास्ता नहीं था। जो सिवान के चीते थे, हत्या की है, लेकिन जानकारी के अभाव में आनंदराव, जनार्दन चौबे और प्रदीप मिश्रा की हत्या भी बस सुपारी लेकर की गई है। हिदायत खान की हत्या कोई नहीं करेगा। यह भी भरोसा दिलाया जाता है कि जो सिवान के चीते वहां मौजूद हैं, वे अब हिदायत खान के कहने पर दूसरे किसी की हत्या कर देंगे। तो इसके बाद एक नई प्लानिंग होती है। जैसा आपको हमने पहले बताया था कि अंडरवर्ल्ड में खून खराबा का दौर कब किसके पक्ष में बदल जाए कोई कह नहीं सकता। तो हिदायत खान और शहाबुद्दीन की दोस्ती हो जाती है। शहाबुद्दीन की जो चीते, जिन्हें कहा गया सिवान के चीते, वे अब हिदायत खान के संपर्क में आते हैं। बाद में ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, दशरथ सिंह की हत्या कर दी जाती है और कहा यह जाता है कि दशरथ सिंह की हत्या उन्हीं चीतों ने की जिन्होंने पहले प्रदीप मिश्रा, आनंदराव और चौबे को मारा। मतलब देखिए, खेल पलट गया, पासा पलट गया। दशरथ सिंह हिदायत खान को मरवाने के उद्देश्य से सिवान के इन चीतों को सुपारी देकर टाटा लाए थे, लेकिन बाद में जब गड़बड़झाला हुआ, राज खुला, तो इन्हीं चीतों ने दशरथ सिंह की ही हत्या कर दी। तो दशरथ सिंह साफ हो गए। आगे साहेब सिंह जो दूसरे प्रमुख थे और इस कांड के एक्यूज थे, प्रदीप मिश्रा, आनंदराव और जनार्दन चौबे के। कई साल बाद वे रोहतास जिले के, देखिए तब रोहतास जिला ही था, सिर घाटी में एक लाइन होटल पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और उसमें मार दिया गया। आगे बीरेंद्र सिंह टाटा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। जमशेदपुर में जब माफियागिरी बहुत बढ़ी और टाटा प्रबंधन का दबाव लालू यादव की सरकार पर पड़ा, हिदायत खान खतरनाक बन गया था, तो जमशेदपुर को संभालने को तेज तर्रार आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार को भेजा गया एसपी बनाकर। इसके बाद जमशेदपुर से सारे गैंगस्टर थे भाग चले, जो बचे वो मारे गए। तो भागने वालों में बीरेंद्र सिंह टाटा भी था, वो आजमगढ़ भाग गया। रहने वाला भी मूल रूप से वो आजमगढ़ का ही था, लेकिन यहां आकर उसने बचोस मनाया था। तो डॉक्टर अजय के डर से बीरेंद्र सिंह टाटा आजमगढ़ भाग गया। आजमगढ़ में वह अब शराब सिंडिकेट में शामिल हो गया।
इधर स्टील और ये सब काम तो छूट ही गया था। तो किसी न किसी कारण से इसका पंगा तब के ज़माने के सबसे बड़े यूपी बिहार के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के साथ हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला ने इसे जेल से लाने ले जाने के रास्ते में पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस पहनकर कैदी वैन में भून दिया। तो वीरेंद्र सिंह टाटा भी साफ, साहेब सिंह भी साफ, दशरथ सिंह भी साफ। तो बचे हुए जो अभियुक्त थे, जिनमें शहाबुद्दीन भी शामिल थे, उनका ट्रायल, मतलब जो भी जिंदा थे, उनका ट्रायल जमशेदपुर की अदालत में चलता रहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये रही कि हत्याकांड के दिन, मतलब मर्डर के दिन, जो अकेला बच गया था, ब्रह्मेश्वर पाठक, जो प्रदीप मिश्रा की गाड़ी का ड्राइवर कह ले, बॉडीगार्ड कह ले, वह कभी गवाही देने आया ही नहीं। मतलब वो हॉस्टाइल हो गया था, कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। परिणाम ये निकला कि पहले रामा सिंह, दिलीप सिंह उर्फ कल्लू सिंह, सुनील सिंह और परसा सिंह की 2006 में कोर्ट से रिहाई हो गई, 2006 में। आगे कांड के 28 साल बाद, मतलब 2017 में शहाबुद्दीन को भी साक्ष्य के अभाव में जमशेदपुर की अदालत ने बरी कर दिया। मतलब ये कि आज जब 1989 के टाटा के ट्रिपल मर्डर केस के 32 साल हो चुके हैं, दावे के साथ आप ये नहीं कह सकते कि प्रदीप मिश्रा, आनंद राव और जनार्दन चौबे की हत्या किन लोगों ने की थी, वो सुपारी किलर कौन था। तो गुत्थी अब भी नहीं सुलझी। जितने अभियुक्त थे वे या तो मारे गए या बरी हो गए। तो आज की कहानी इतनी ही। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।